डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। फिजिक्स के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट जो लेक्चर हमने किया था उसमें हमने देखा था इस पर्टिकुलर फैक्ट तक कि कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई इस तरीके से टी बाई एप्सिलॉन R1 प्लस टी2 बाई एप्सिलॉन R2 प्लस T3 बाई एप्सिलॉन R3। तो ये होता है उस कंडीशन में जब कैपेसिटेंस के अंदर हवा बिल्कुल भी ना हो, हवा या निर्वात बिल्कुल भी ना हो, और इस प्रकार से n प्रकार के परावैद्युत पदार्थ भरे गए हों जिनके परावैद्युतांक क्रमशः एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 इस तरीके से एप्सिलॉन Rn तक हो, और उनकी जो मोटाइयाँ हों वो हो T1 T2 T3 इस तरीके से। तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज हम आगे बढ़ेंगे और इसमें तो आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है पहला, ये टोटल 9 टॉपिक्स हैं जिसमें पहला टॉपिक है गोलीय संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर। नेक्स्ट इसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे इसके कैपेसिटेंस के लिए, फिर इससे रिलेटेड एक फैक्ट बताएंगे आपको, वो उससे उस फैक्ट पर आधारित क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल्स, तो उस फैक्ट को समझेंगे। फिर संयोजन पढ़ेंगे हम, संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार के होते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में भी अपना एक डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन पार्ट को समझेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, और उसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए समझेंगे। और इन दोनों में ही एक स्पेशल नोट बताए जाएंगे जिस पर आधारित क्वेश्चंस आते हैं, और अंत में इन डेरिवेशंस को और इस पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको कैसे सॉल्व करना, उसके लिए कुछ ट्रिकी अप्रोच बताए जाएंगे। तो ये आज की क्लास का लेक्चर के जो हैं वो सारांश हैं कि क्या क्या हमें कवर करना है। और इस चैप्टर में, चैप्टर 4 में सिर्फ 2 टॉपिक और रह गया है, तो उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसे हम लोग उसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गोलीय संधारित्र से। देखिए गोलीय संधारित्र क्या होता है। एक हमने एक गोला लिया है और उसके अंदर एक और गोला लिया है। ये दोनों जो गोले हैं वो चालक होते हैं, यानी ये दोनों चालक गोले हैं, और इनके जो साइज़ है, शेप तो दोनों का गोला ही है, जो साइज़ है वो दोनों लगभग सेम आकार का होता है। हालांकि यहाँ पे ये काफ़ी छोटा दिख रहा है और ये बड़ा दिख रहा है, वो दिखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में इसको थ्योरेटिकली आप समझें कि ये दोनों क्या होते हैं, साइज़ में बिल्कुल सेम, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, है ना। ये वाला थोड़ा ही छोटा होता है, ये थोड़ा ही ज़्यादा बड़ा होता है। अब इसमें अंदर वाले इस गोले को हम लोग ए कह रहे हैं और बाहर वाले इस गोले को हम लोग क्या कह रहे हैं, बी कह रहे हैं। और इस वाले को चार्ज किया जाता है, और कैसा चार्ज किया जाता है, नेगेटिव चार्ज किया जाता है अंदर वाले गोले को। ये अंदर वाले गोले को नेगेटिवली चार्ज किया जाता है, और इस नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होता है, ये बाहर वाला जो गोला दिख रहा है आपको, इस गोले के अंदर ये चालक है तो इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो ये अंदर वाले नेगेटिव कारण क्या होता है, पॉजिटिव को ये क्या कर लेता है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। यानी पॉजिटिव चार्जेस कहाँ चले जाते हैं, इनर चले जाते हैं, अंदर की साइड चले जाते हैं, और नेगेटिव चार्जेस कहाँ चले जाते हैं, बाहर होते हैं। और इस नेगेटिव चार्जेस जो बाहर हैं, इस बड़े वाले गोले के बाहर के सरफेस पे जो नेगेटिव चार्जेस हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग करवा के उसे हम लोग समाप्त कर लेते हैं। तो अब जो सिस्टम बन जाता है कुछ ऐसा बन जाता है कि एक बड़ा गोला होता है जो कि अंदर से कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, और एक क्या होता है, छोटा गोला होता है जो कि बाहर से क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। और ये जो चार्ज है इसके पास वो कितना है, इस अंदर वाले गोले के पास, तो वो है कितना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अंदर वाले गोले के पास चार्ज है -q, और ये जो प्लस वाला गोला है उसके पास चार्ज कितना है, तो वो है +q। तो ये +q और -q का सिस्टम हो गया। ठीक वैसे जैसे कि प्लेट में हमने देखा था, एक क्या है, पॉजिटिव प्लेट है +q, और एक क्या है, नेगेटिव प्लेट है, और दोनों में कुछ सेपरेशन है, कुछ दूरी है d। तो ये क्या कहलाता था, समांतर प्लेट संधारित्र, पीपीसी इसको कहते थे। तो यहाँ पे ये समांतर प्लेटें हैं और समांतर रखे हुए, इसलिए इसका ऐसा नाम है। और यहाँ पे ये दोनों गोले हैं तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, गोलीय संधारित्र। ठीक है, यानी इसको हम कहेंगे SC, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर कुछ नहीं है, लगभग समान आकार के दो गोले, विपरीत, मैंने कहा लगभग समान आकार के दो गोले विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित हों और उस आवेश का परिमाण क्या हो, समान हो। तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं,
गोलीय संधारित्र कहते हैं। दोनों के सेंटर जो होंगे दोनों गोले के वो क्या होंगे, सेम होंगे, यानी दोनों क्या होंगे, कंसेंट्रिक होंगे, राइट। इसको आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखिए। परस्पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश, समान परिमाण में समान हुए और प्रकृति में क्या हुए, विपरीत से युक्त लगभग समान आकार वाले संकेंद्री यानी कॉन्सेंट्रिक, यानी दोनों गोले के सेंटर क्या होंगे, एक ही होंगे, एक ही बिंदु दोनों गोले का सेंटर होगा। चालक गोलों से बनी हुई, चालक गोले, ध्यान दीजिए चालक गोले हैं, से बनी हुई युक्ति को हम क्या कहते हैं, गोलीय संधारित्र कहते हैं। तो ये डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, तो ये हमने समझ लिया। और इस डायग्राम को आप, ये जो डायग्राम मैंने यहाँ समझाया, इस डायग्राम को आप बड़े ओवरव्यू में आप इसको देख सकते हैं, बड़े पिक्चर में। ये जो आपको अंदर वाला गोला दिख रहा है, ये छोटा गोला है जिसका हमने नाम क्या दिया था, बी, और ये बाहर वाले गोले का नाम हमने दिया था ए। हालांकि हमने जो यहाँ पे बताया था वो अंदर वाले गोले को ए कहा था और इसको बाहर वाले को बी कहा था। खैर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम इसे भी ए कह सकते हो, इसे भी बी कह सकते हैं। देखिए तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बड़ा वाला जो गोला है उसे ए कहा जा रहा है और ये जो छोटा वाला गोला है उसे बी कहा जा रहा है। आप देखिए बी वाले गोले को नेगेटिव चार्ज इसको दिया गया होगा, ये देखिए -q दिख रहा है, और ये -q कहाँ है, इस छोटे वाले गोले के सरफेस पर है। ये देखिए नेगेटिव चार्जेस ये दिख रहे हैं, और ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये जो बाहर वाला गोला है वो इनिशियली चार्ज्ड नहीं है, वो इनिशियली चार्ज्ड नहीं है, लेकिन चार्ज नहीं होने के बावजूद, चालक होने के कारण इसमें ये जो सरफेस है, मेटेलिक सरफेस है, तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस तो होने ही हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक्चुअली में यहाँ पर हैं। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करता है, इस वाले जो बड़े वाले गोले हैं उसके आंतरिक भाग में क्या करता है, पॉजिटिव चार्जेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करके इस तरीके से सिस्टम तैयार कर लेता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से। अगर पॉजिटिव अंदर आ गया तो नेगेटिव क्या होगा, बाहर होगा, यानी यहाँ पे इस तरीके से होगा। मैं दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि, क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, ये पूरे सरफेस पे बाहर की ओर क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस होगा। वो क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि एक्चुअली में उसको क्या किया गया है, यहाँ ध्यान दीजिए, उसको किया ये गया है कि अर्थिंग करके उसको नष्ट कर लिया गया है, यानी सारे नेगेटिव चार्जेस अर्थ में चले गए हैं, अर्थिंग कर दिया गया है। तो यानी इस सिस्टम के बाहर, अब देखिए सरफेस पे तो चार्ज है नहीं, तो सरफेस पर जब चार्ज नहीं है, सरफेस पर है, इनर सरफेस पे, आउटर सरफेस पर नहीं है, तो बाहरी सरफेस पे चार्ज नहीं है, तो इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़ीरो। उसी तरीके से आप अगर ध्यान देंगे, ये जो गोला दिख रहा है आपको, ये जो गोला है अंदर वाला, ये चालक गोला है, तो चालक गोले के अंदर आपको मैंने कई बार बताया है, चालक गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो इसके अंदर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। ये सेंटर पॉइंट है, ओ से दर्शाया जा रहा है, तो ये सेंटर छोटे गोले का भी है और बड़े गोले का भी है। छोटे गोले की त्रिज्या को R2 माना जा रहा है और बड़े गोले की त्रिज्या को R1 माना जा रहा है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, R1 जो है वो एक्चुअल में R2 से जो क्या है, हमने R1 किसको माना, बड़े वाले गोले को, बड़े वाले गोले की त्रिज्या माना R1, तो R1 एक्चुअल में तो R2 से बड़ा है, बट एक्चुअली में इसको आप समझिए प्रैक्टिकली ये क्या होता है कि लगभग क्या होता है, ये बराबर होता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो दोनों गोले हैं वो दिखने में ऐसा लग रहा होगा, बनाया गया है ऐसा छोटा और बड़ा, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों आकार में क्या होते हैं, लगभग समान होते हैं। हालांकि R1 ही बड़ा होता है, R2 छोटा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है बच्चों। तो ये सिस्टम जो आपको दिख रहा है, इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, गोलीय संधारित्र कहते हैं। अब ये तो हमने बता दिया इसकी डेफिनेशन से संबंधित, अब इसकी थ्योरी क्या है, तो थ्योरी समझिए, इसकी डेफिनेशन तो हो गया, थ्योरी समझिए। थ्योरी एक बार रिपीट करता हूँ मैं, इसको अंदर वाले को नेगेटिवली चार्ज किया जाता है, जिससे पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं इनर सरफेस पे, बड़े वाले गोले के, और उसके कारण आउटर सरफेस पे नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अर्थिंग करके हम लोग क्या करते हैं, उसको समाप्त कर लेते हैं, तो हमारा गोलीय संधारित्र बन जाता है। अब इसके डेरिवेशन पार्ट में हम लोग चलते हैं। देखिए इसका डेरिवेशन जो है वो, सबसे पहले हम बात करेंगे गोले बी के पृष्ठ पर स्वयं के आवेश -q के कारण विद्युत विभव। मैंने कहा गोला बी, इसे माना गया है ए और इसे माना गया है बी। तो गोले बी के जो ये जो गोला दिख रहा है आपको, छोटा गोला, उसके पृष्ठ पर इसके स्वयं का जो आवेश है कितना है, -q, उसके कारण इसके पृष्ठ पर कितना विभव होगा। तो आपने पढ़ रखा है एक चालक गोले पर उसके पृष्ठ पर जो विभव होता है वो क्या होता है,
v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो यहाँ पे k और विभव क्या है, अदिश राशि है, तो हम लोग इसमें क्या लेंगे, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव अदिश राशि में कंसीडर किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे q ना लिख के क्या लिखेंगे, माइनस क्यू, क्योंकि यहाँ पे गोले b पर जो चार्ज है वो माइनस क्यू है। तो k माइनस क्यू, k मल्टीप्लाइड विथ माइनस क्यू एंड डिवाइडेड बाई जो इसकी अपनी रेडियस है। तो इसकी अपनी रेडियस कितना है, तो हमने कहा था कि बाहर वाले का क्या है, a वाले का क्या है r1 और अंदर वाले का क्या है r2। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे r2। और ये किस गोले का है, तो ये गोले b का है, जो जिसको b नाम से बताया जा रहा है उस गोले का है। तो vb इसे लिखेंगे और vb मैं यहाँ पे डैश लगा रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं इसी गोले पर जो विभव आएगा किसके कारण, ये जो आपको दिख रहा है बाहर वाला जो गोला दिख रहा है, अंदर वाला नहीं बाहर वाला, ये जो गोला दिख रहा है जिसे गोला ए कहा जा रहा है, उस गोले के कारण ये जो छोटा वाला गोला है उसके सरफेस पे ढेर सारे जो बिंदु होंगे, इन बिंदुओं पर जो विभव होगा वो भी कितना होगा, वो भी तो होगा ना, क्योंकि ये आपने पढ़ा है एक चालक गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होता है वो दरअसल उस चालक के सरफेस पर जितना विभव होता है उसी विभव के समान होता है उसके अंदर के किसी पॉइंट्स पर। तो गोले ए का अगर हम विभव बात करें, गोले ए के सरफेस पर अगर विभव बात करें सरफेस पर, तो सरफेस पर तो जीरो होगा, क्योंकि सरफेस यानी आउटर सरफेस की बात हो रही है, तो सरफेस पर तो जीरो होगा। यानी हम यहाँ पे एक बात कह सकते हैं कि वी ए जो है हमारा वो क्या होगा, ज़ीरो। क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि देखिए जो गोला ए है उसके आउटर सरफेस पे तो कोई चार्ज ही नहीं है ना, कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए वहाँ पर क्या होगा के क्यू, तो क्यू की वैल्यू ही जीरो होगी। इस वजह से के क्यू बाई आर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अर्थिंग करके इसको हमने चार्ज को यहाँ पे समाप्त कर लिया था, तो वी ए ज़ीरो होगा। लेकिन इसी गोले के कारण इस गोले बी पर कुछ पोटेंशियल डेवलप होगा, और वो कितना होगा, तो देखिए वो हालांकि पोटेंशियल डेवलप हो रहा है ए के कारण, लेकिन हो तो किस पर रहा है, बी पर ही हो रहा है, तो उसे हम लोग वी बी ही दर्शाएंगे। लेकिन अब इसको हम लोग जैसे यहाँ पे वी बी डैश से दर्शाया था, तो हम लोग ये एक्स्ट्रा अलग है, ये डैश बता रहा है कि ये स्वयं के आवेश के कारण है, और यहाँ पर हम लोग डबल डैश लगा देते हैं। तो इससे ये क्लियर होगा कि है तो ये गोले बी पर ही विभव का मान, लेकिन किसके कारण है, ये स्वयं के कारण नहीं है बल्कि गोले ए के कारण है। तो अब क्या वैल्यू हो जाएगी, तो के और ए पर कितना है, तो पॉजिटिव क्यू है, और डिवाइडेड बाई इसकी रेडियस कितनी है, तो इसकी रेडियस है R1। तो इस तरीके से हमने देखा कि गोले बी पर दो प्रकार के विभव हुए, एक तो वी बी डैश और एक वी बी डबल डैश। तो इस तरह से हम लोग टोटल अगर कैलकुलेट करें गोले बी पर टोटल जो विभव होगा वो कितना होगा, तो वो कुछ इस प्रकार से होगा कि वी बी इज इक्वल टू वी बी डैश, यानी स्वयं के कारण जो विभव हो रहा है जनरेट वो, प्लस वी बी डबल डैश, यानी जो गोले ए के कारण जो गोले बी के पृष्ठ पर जो विभव जनरेट हो रहा है वो वैल्यू, तो इन दोनों का एडिशन होगा। तो वी बी डैश कितना है, तो ये है के क्यू डिवाइडेड बाई R2, और ये माइनस में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं के क्यू बाई R2 माइनस में है, और ये क्या है प्लस में के क्यू बाई R1। इस तरीके से हमने देखा कि के क्यू यहाँ पे क्या है कॉमन, माइनस के क्यू हमने ले लिया यहाँ पे कॉमन, तो माइनस के क्यू कॉमन ले रहे तो यहाँ पे बचेगा 1/R2, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है और हमने माइनस कॉमन ले रखा है, तो यहाँ पे प्लस लाने के लिए माइनस देना होगा, तभी माइनस माइनस प्लस होगा, तो 1 क्या हो जाएगा R1, इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि के क्यू को तो हमने कॉमन ले ही लिया है। आगे आप समझ सकते हैं, देखिए माइनस के क्यू हमने ले लिया है कॉमन, तो क्या होगा, ये R1 यहाँ जाएगा, ये R2 यहाँ जाएगा, एलसीएम ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 डॉट R2। तो इस तरीके से हमारा ये आ गया वी बी। और वी ए तो हमने पहले ही इस पर डिस्कस कर लिया है कि बाहरी जो गोला ए है उसके बाहरी सरफेस पे चार्ज है ही नहीं, इस वजह से वहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि अर्थिंग की गई है वहाँ पर। तो वी बी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के क्यू और इन ब्रैकेट R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2। तो चलिए अब बात करते हैं, हमें एक्चुअली में निकालना है। देखिए ये है क्या, तो ये एक संधारित्र है ना, ये क्या है, एक संधारित्र है। तो संधारित्र की क्या होती है, संधारित्र की अपनी कैपेसिटी होती है, कैपेसिटेंस होती है, और वो क्या होती है, उसे क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं हिंदी में। तो धारिता का कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन
V होता है। आपको पता है Q क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पीपीसी में हमने Q क्या लेते थे, तो दोनों प्लेटों में से किसी भी एक आवेश, किसी भी एक प्लेट पर जो आवेश है उसका परिमाण लेते थे। जैसे बात करें इस प्लेट को अगर A कहते हैं, इस प्लेट को अगर B कहते हैं, तो प्लेट A पर आवेश कितना है पॉजिटिव Q और प्लेट B पर आवेश कितना है नेगेटिव Q। लेकिन हम लोग कंसीडर करते थे चाहे प्लेट A ले लो चाहे प्लेट B ले लो, उस पर जो आवेश है उसका परिमाण। तो परिमाण में तो दोनों की अगर बात करें दोनों प्लेटों की, तो दोनों के दोनों पर जो परिमाण में आवेश है वो कितना है Q। तो ये Q क्या होता है, केवल वैल्यू से मतलब होता है, हमें परिमाण से मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। उसी तरीके से यहाँ पर अंदर वाले गोले पर नेगेटिव Q चार्ज है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है ये एरो दर्शाकर, और ये बाहर वाले गोले पर क्या है पॉजिटिव Q चार्जेस है, और ये कंस्टिट्यूट कर रहे हैं एक कैपेसिटर को, स्फेरिकल कैपेसिटर सिस्टम को ये कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो आवेश होगा वो दरअसल क्या होगा, इन दोनों आवेशों में से किसी भी एक आवेश का परिमाण। तो हमने Q को, तो हमने यहाँ पे Q ही लेंगे क्योंकि Q ही यहाँ Q से ही यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। लेकिन ये जो V होता था, ध्यान दें, ये विभव नहीं होता था, ये होता था दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। याद होगा आपको, ये क्या होता था, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो V हम कंसीडर करेंगे वो ये इन दोनों गोलों के बीच का क्या होगा, विभवांतर। ये V नहीं होगा, ये विभव नहीं होगा, ये क्या होगा, विभवांतर। यानी अब हमें कैलकुलेट करना है V, और V कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो ये दरअसल V क्या होगा, VAB होगा। यानी A और B जो गोले हैं, बड़ा वाला गोला A है और छोटा वाला गोला B है, तो A और B जो गोले हैं उन गोलों पर जो विभव का जो अंतर होगा, उस विभवांतर को हमें यहाँ पे लेना होगा। तो चलिए अब हमें अगर धारिता चाहिए तो उसके लिए हमें VAB का मान चाहिए होगा, तो हम लोग अब VAB पहले निकाल लेते हैं। तो VAB बराबर क्या होगा, तो VAB यानी VA माइनस VB, राइट। और VA की वैल्यू कितनी है, 0 और माइनस, और VB की वैल्यू आप देखिए यहाँ पर निकाला गया क्या, माइनस KQ, और इन ब्रैकेट क्या है, R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जीरो का कोई मतलब है नहीं। तो हमारा फाइनल क्या आ गया, KQ डिवाइडेड बाई KQ इंटू R1 माइनस R2 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, R1 डॉट R2। इस तरीके से हमारा ये VAB आ गया, जिसे हम लोग विभवांतर कह सकते हैं, A और B जो चालक गोले हैं। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं, तो रखेंगे तो क्या होगा बताइए, Q, देखिए Q की जगह हमने Q रखा है, डिवाइडेड बाई VAB की वैल्यू क्या है, KQ इंटू दिस और डिवाइडेड बाई R1 डॉट R2। तो यानी यहाँ पे लिखेंगे KQ इंटू R1 माइनस R2, और ये जो फैक्टर है जो बटा में आएगा वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ R1 डॉट R2। इस तरीके से Q और Q क्या हो गया, कट गया, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आ गई R1 डॉट R2 डिवाइडेड बाई K और R1 माइनस R2, ये वैल्यू आ गई। अब एक और इसको आप हम लोग आगे बढ़ाते हैं, देखिए समझिए इस चीज़ को। K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर हवा निर्वात की बात करें तो, और अगर जनरल कंडीशन की बात करें, माध्यम लेंगे, तो एप्सिलॉन R परावैद्युतांक से भी गुना हो जाता है। तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ रखते हैं तो देखिए ये ऑलरेडी बटा में है, ये K जो है ऑलरेडी बटा में है, और K की वैल्यू में ये बटा में होता है, यानी अगर इस वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे तो ये जो फैक्टर दिख रहा है ये ऊपर चला जाएगा। यानी अब जो C की वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या आएगी बताइए, K की वैल्यू रखने पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R, ये तो आना ही है, और क्या आएगा देखिए R1 R2 मल्टीप्लिकेशन में आएगा, और डिवाइड में क्या आएगा, R1 माइनस R2। तो ये जो आपको रिज़ल्ट मिल रहा है, दिख रहा है, ये जो मैंने इसको बॉक्स में फिल कर रहा हूँ मैं इसको, ये जो अपना रिज़ल्ट निकल कर आया है, इसी रिज़ल्ट के लिए हमने ये डेरिवेशन करा है। ये क्या है, संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता। आपको याद होगा एक नॉर्मल गोले की धारिता क्या होती थी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू उसकी रेडियस। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये चीज़ें तो वही हैं, लेकिन रेडियस में एक्चुअली में क्या हो जाता है, पहले की रेडियस और दूसरे की रेडियस का गुना और बटा में उनका अंतर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब एक फैक्ट को यहाँ से आप समझ सकते हैं कि देखिए मैंने कहा था
कि R1 जो है एक्चुअली में बड़ा तो होता है R2 से, लेकिन ये एक्चुअली में इनमें डिफरेंस बहुत कम होता है, यानी R1 जो है वो लगभग किसके बराबर होता है, R2 के। ऐसा क्यों? इसका भी आंसर आपको यहाँ से मिल सकता है। देखिए, आप क्या चाहते हो, किसी भी संधारित्र की धारिता कम चाहते हो या ज़्यादा चाहते हो? तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर होगा हम संधारित्र की धारिता ज़्यादा चाहते हैं, कम नहीं चाहते हैं। तो संधारित्र की धारिता का जो मान है वो ज़्यादा कब होगा? ये जो सी दिख रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस फैक्टर के। ये जो फैक्टर दिख रहा है R1 माइनस R2, ये बटा में है इसके, यानी अगर ये वैल्यू अगर कम होगी तभी ये वैल्यू ज़्यादा होगी। और ये वैल्यू कम कैसे होगी? तो ये है क्या, ये है R1 और R2 का अंतर, यानी R1 और R2 में अंतर जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा धारिता होगा। यही वजह है कि हम बड़े गोले को और छोटे गोले को बहुत ज़्यादा उनके रेडियस में अंतर नहीं लेते, यानी बड़ा जो गोला होता है और छोटा जो गोला होता है उनका साइज जो होता है वो लगभग समान ही लिया जाता है, यानी R1 और R2 की वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखते हैं, ताकि डिफरेंस की वैल्यू कम से कम प्राप्त हो और जिससे क्या हो, धारिता ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखते हैं, और ये इसको मैंने रीज़न से भी आपको समझा दिया। चलिए आगे हम लोग इसके देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमने गोलीय संधारित्र कैपेसिटेंस का डेरिवेशन और फैक्ट नोट हमने देखा। ये फैक्ट नोट हमने यही बताया अभी अभी कि जो रेडियस का डिफरेंस होता है दोनों चालक गोलों के मध्य का, वो बहुत कम रखना चाहिए, जिससे क्या होता है, उसकी धारिता ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है। तो यही हमारा फैक्ट नोट था, एक फैक्ट है जिसको आपको जानना चाहिए, और इस फैक्ट पर क्वेश्चन बनते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है संयोजन, यानी संधारित्रों का संयोजन। जैसे आपने निचली कक्षाओं में आपने पढ़ रखा होगा प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, इस तरीके से आपने पढ़ा हुआ होगा। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे प्रतिरोधों के लिए नहीं पढ़ना है, प्रतिरोधों के लिए आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे। हमें पढ़ना है कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन, जो 2 प्रकार के होंगे, एक होगा श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन को हम लोग पार्श्व क्रम संयोजन के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पार्श्व क्रम अगर आप देखें तो आप समझ लें कि वो क्या है, समांतर क्रम संयोजन की ही बात की जा रही है। श्रेणी क्रम को हिंदी में कहते हैं श्रेणी क्रम और अंग्रेजी में कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और समांतर क्रम को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं अंग्रेजी में। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स और उसका डेरिवेशन। देखिए, एक कैपेसिटर ले रहे हैं हम, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। और यदि एक दूसरा कैपेसिटर ले रहे हैं हम, उसकी कैपेसिटेंस C2 है, और इसी प्रकार से हम लोग एक थर्ड कैपेसिटर ले रहे हैं, कैपेसिटेंस कितना है इसकी, C3 है, राइट। और इनको हमें कंबाइन करना है। कॉम्बिनेशन का जो तरीका होगा वो अगर इस प्रकार का हो, जैसा कि मैं बताने जा रहा हूँ अभी, कि पहले कैपेसिटर का जो पहला प्लेट है उसे तो आप कनेक्ट कर दीजिए जो हमारा मेन सोर्स है बैटरी का, उसके पॉजिटिव पार्ट से, और जो लास्ट प्लेट है उसका जो सेकंड प्लेट है, जो लास्ट कैपेसिटर है उसका जो सेकंड प्लेट है, उसे आप कनेक्ट कर दीजिए इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। और पहले कैपेसिटर का सेकंड प्लेट को कनेक्ट कर दीजिए सेकंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से। उसी तरीके से सेकंड कैपेसिटर के सेकंड प्लेट को कनेक्ट कर दीजिए थर्ड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से। या फिर इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यदि संधारित्रों का संयोजन इस प्रकार का हो कि प्रथम संधारित्र का नेगेटिव यानी ऋणात्मक आवेशित प्लेट जुड़ा हो द्वितीय संधारित्र के धनात्मक आवेशित प्लेट से, एवं द्वितीय संधारित्र का द्वितीय प्लेट अर्थात ऋणात्मक प्लेट जुड़ा हो तृतीय संधारित्र के प्रथम प्लेट अर्थात धनात्मक आवेशित प्लेट से, और इसी प्रकार से संयोजन की गई हो। तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है? इस प्रकार का संयोजन कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। तो और जो फर्स्ट प्लेट है इसका, उसे हमने कनेक्ट कर रहा है बैटरी के पॉजिटिव से, और जो इसका लास्ट प्लेट है उसे हमने कनेक्ट कर रखा है नेगेटिव से। तो हमारा मेन सोर्स का ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, इसका विभवांतर हम लोग मान लेते हैं V, यानी बैटरी का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या माना जा रहा है, V।
इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध 0 मान लिया जा रहा है, यानी जो भी इसकी ईएमएफ होगी, विद्युत वाहक बल, वो बराबर होगी किसके, इसके विभवांतर के बराबर होगी, यानी V के। और इस तरीके से कैपेसिटर जो C1 दिख रहा है, C1 कैपेसिटेंस वाला जो कैपेसिटर दिख रहा है, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं V1। और इसी तरीके से C2 धारिता वाले जो कैपेसिटर है उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं V2। और थर्ड कैपेसिटर के लिए हम लोग इसको कंसीडर कर लेते हैं V3। और इस पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, +Q और -Q। उसी तरीके से इस पर भी होगा +Q और -Q, और इस पर भी होगा +Q और -Q, क्योंकि जो करंट फ्लो करेगा यहाँ से वो करंट सेम फ्लो करने वाला है सभी में। तो जब सेम करंट फ्लो करेगा तो ऑब्वियस सी बात है चार्जेज जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ से आपने समझा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि चार्ज क्या रहता है। मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ पर उसको आप अच्छे से याद रखेंगे, हमेशा यही आपको ध्यान में रखना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या होता है, वो सेम होता है अक्रॉस द कैपेसिटर्स। जितने भी कैपेसिटर होंगे उन पर चार्ज क्या होता है, सेम होता है। इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, चार्ज आवेश क्या होता है, सेम होता है। एंड पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा यानी विभवांतर जो होगा, पोटेंशियल ड्रॉप जिसे हम कहते हैं वोल्टेज या वोल्टता, तो विभवांतर जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, वो सेम नहीं होगा, वो अलग अलग होगा। सेम भी हो सकता है इन केस अगर इनकी धारिताएं सेम होंगी। जैसे ये भी 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, ये भी 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर, इस तरीके से अगर चल रहा है तो उस हिसाब से अगर मान लीजिए सभी सेम धारिता वाले कैपेसिटर्स हैं तो फिर उस हिसाब से वोल्टेज भी सेम ही, इनके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी सेम ही होगा। लेकिन नॉर्मली कंडीशन में इनके कैपेसिटेंस अलग अलग होते हैं और उस सिचुएशन में चार्ज जो होते हैं वो तो सेम रहते हैं। किसी भी सिचुएशन में चार्ज तो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, लेकिन वोल्टेज इन नॉर्मल सिचुएशन में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ये आपको याद रखना है किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर पैरेलल की बात करें तो जस्ट अपोजिट कर लेंगे आप, चार्ज क्या होगा, डिफरेंट, और वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। तो उसकी हम बात आगे करेंगे। चलिए इसका डेरिवेशन हम लोग करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है V, उसका ही डिवीज़न हो रहा है किसमें, V1, V2 और V3 में। यानी हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप यानी विभवांतर क्या है, अदिश राशि, तो उसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि V जो है वो क्या है, V1 और V2 और V3 इनका क्या है, योग है। तो ये भी एक फैक्ट है, आप याद रखिएगा। यानी पोटेंशियल क्या होता है, इसमें डिवाइड होता है। तो V1 और V2 और V3 में डिवाइड हुआ हमारा नेट पोटेंशियल V। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। V1 क्या होगा आप समझिए, देखिए एक कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस है C1 और इस पर चार्ज है टोटल Q ले लेते हैं हम लोग, है ना। Q1 नहीं लेंगे क्योंकि Q1 Q2 Q3 हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि चार्जेस क्या है Q1 Q2 Q3 ये ऐसा है ही नहीं, सभी पर चार्जेस क्या है, सेम है। तो हमें Q1 Q2 Q3 ऐसी इनकी ज़रूरत नहीं है, हम Q से ही काम चला लेंगे। चलिए, और पोटेंशियल ड्रॉप इसका क्या है, तो वो पोटेंशियल ड्रॉप है V1 है। तो ये जो कैपेसिटर दिख रहा है उसका धारिता क्या है, C1 है, पोटेंशियल ड्रॉप है V1, और जो चार्ज है वो क्या है, Q है। तो बताइए, आपको पढ़ाया गया है Q = CV। तो यहाँ से अगर हम V1 निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, Q/C यानी C1। क्लियर है। यानी अगर हम लोग V निकालें तो Q/C होगा, V1 निकालें तो Q/C1 होगा। इसी तरीके से अगर सेकंड की बात करें तो V2 क्या हो जाएगा, आप बताइए, Q/C2 हो जाएगा। और इसी प्रकार से V3 जो होगा वो हो जाएगा Q/C3। तो हमने V1 V2 V3 निकाल लिया। चलिए आपको संयोजन का मतलब समझाता हूँ मैं। संयोजन का वैसे नॉर्मल अर्थ तो आप समझते हैं जोड़ना, लेकिन संयोजन का मतलब क्या होता है। संयोजन का मतलब ये होता है कि जो काम ये तीनों लोग एक साथ संयोजित होकर यानी एक साथ मिलकर जो काम ये लोग कर रहे हैं, ये वाले कैपेसिटर ये सब तीनों मिलकर जो काम कर रहे हैं, वही काम एक अकेला कैपेसिटर जब करने लग जाता है तो उस एक अकेले कैपेसिटर को हम लोग इन तीनों के समतुल्य मानने लग जाते हैं, और यही हमारा संयोजन है। तो अगर सपोज करिए ये 3 माइक्रोफेराड का है, ये 10 माइक्रोफेराड का है और ये 20 माइक्रोफेराड का है, तो इसकी काम करने की अपनी अलग कैपेसिटी है, इसकी अलग कैपेसिटी, इसकी अलग कैपेसिटी है, लेकिन तीनों मिला के एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं।
अगर यही टास्क कोई एक अकेला कैपेसिटर करता है तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, उसके लिए हम लोग ये डेरिवेशन देख रहे हैं। यानी हम लोग समतुल्य संधारित्र की समतुल्य धारिता के लिए हम लोग ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो चलिए ऐसा हम लोग एक समतुल्य परिपथ बना लेते हैं। तो मान लिया कि वो अकेला संधारित्र जो ये काम कर रहा है, कौन सा काम, जो ये तीनों मिलके कर रहे हैं उनके बराबर का काम ये अकेला कर रहा है। तो इस अकेले संधारित्र की जो धारिता है वो मुझे अभी पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ सी तुल्य। तो वो धारिता मैंने मान लिया सी तुल्य, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो तो क्या होगा, वी होगा, राइट। वो तो वी ही होना है, क्योंकि इन तीनों के बदले जब एक ही कैपेसिटर लगेगा तो जो भी बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस उस अकेले का होगा। यहाँ पर तो क्या 3 है, इसलिए V डिवाइड हुआ है V1 V2 V3 में, लेकिन जब अकेला होगा तो उसको ही सारा मिलेगा, यानी V होगा। और इस पर चार्ज कितना होगा, चार्ज Q होगा। तो इस तरीके से ये हमने एक समतुल्य परिपथ डिज़ाइन किया। ये हमारा नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है बैटरी का, और ये नेगेटिव प्लेट है बैटरी का। इसका भी विभवांतर क्या होगा, V होगा। ये पूरा का पूरा V इसको मिल रहा है। तो ये हमारा क्या है जो मैंने बनाया, ये समतुल्य परिपथ बनाया है। चलिए इस समतुल्य परिपथ के लिए आप बताइए क्या होगा। इसके लिए V की वैल्यू तो ये होगा Q और डिवाइडेड बाई C या C तुल्य, तो यहाँ पे आएगा C तुल्य। चलिए अब देखिए, ये जो हमारा इक्वेशन बना था, समीकरण जो हमने यहाँ पे लिखा था V इज इक्वल टू V1 और V2 V3 का योग, इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ V इज इक्वल टू V1 V2 और V3 का समेसन। V की जगह पे हम लिखेंगे Q बाई C तुल्य, ये आ रखा है यहाँ पे, तो Q बाई C तुल्य। और V1 की जगह हमने यहाँ निकाला है Q डिवाइडेड बाई V1 प्लस Q डिवाइडेड बाई V2 एंड प्लस Q डिवाइडेड बाई V3। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से Q लेंगे कॉमन। चलिए यहाँ पे क्या होगा, Q डिवाइडेड बाई C तुल्य। इन तीनों में Q है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे Q ले लेंगे कॉमन। तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे C1 आएगा, C1 V1 नहीं, क्योंकि V1 की वैल्यू Q बाई C1 है। तो यहाँ पे मैंने V1 V2 V3 वो लिख दिया गलती से, C1 C2 C3 होगा, राइट। तो क्या होगा 1 बाई C1 1 बाई C2 और 1 बाई C3। Q से Q कैंसल आउट हो जाएगा, और फाइनली जो हमारा समीकरण बन के आएगा उसको मैं यहाँ पे डब्बे में लिख रहा हूँ। ठीक है, 1 बाई C1 1 बाई C2 1 बाई C3 और ये 1 बाई C तुल्य। तो यही हमारा आ गया श्रेणी क्रम संयोजन में फाइनल धारिता का सूत्र। यदि 2 होते तो क्या होता है, 1 बाई C तुल्य इज इक्वल टू 1 बाई C1 और 1 बाई C2। इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 ऊपर जाएगा, C2 प्लस C1 डिवाइडेड बाई C1 डॉट C2। लेकिन हमें तो चाहिए C तुल्य, तो C तुल्य क्या होगा, तो ये जो वैल्यू आई है वो आई है C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाई C1 इंटू C2। ये किसकी वैल्यू आई है, 1 बाई C तुल्य की आई है। तो केवल C तुल्य की वैल्यू क्या होगी, जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी C1 और C2 का गुणा और डिवाइडेड बाई C1 और C2 का योग। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक यही है कि गुणा डिवाइडेड बाई योग, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। लेकिन ये किसके लिए अप्लाई होगा, जब केवल 2 संधारित्रों की धारिता की बात की जा रही हो। ध्यान दीजिएगा 2 के लिए ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, गुणा बाई योग, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये, और इससे काफ़ी टाइम बचता है एग्जाम में। गुणा बाई योग, ये ट्रिक याद रखिएगा, गुणा बाई योग, रट लीजिए इसको, गुणा बाई योग। तो ये 2 के लिए है। मान लीजिए अगर n संधारित्र होते तो क्या होता है, C तुल्य 1 बाई C तुल्य इज इक्वल टू, ऐसे 3 ना होकर ऐसे n संधारित्र होते। n बोलने का मतलब है n कुछ भी हो सकता है, n की संख्या कुछ भी हो सकती है, लाइक 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। तो उस केस में क्या होता है, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, और ये डॉट 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 कहाँ तक जाता, 1 बाई Cn तक। सिंपल सा है ये, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ समझना नहीं है। और एक और बात यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए यदि मान लीजिए n संधारित्र तो होते लेकिन सबकी धारिता होती सेम धारिता वाले होते, तो फिर C1 C2 C3 इस तरह से लेने की ज़रूरत नहीं होती। फिर क्या होती, ज़रूरत
सी 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 ऐसे लेने की ज़रूरत होती, राइट। C1 C2 1 2 3 लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो उस केस में क्या हो जाता, सी तुल्य, ज़रा आप सोच कर देखिए, 1/C तुल्य क्या होगा, आप सोच कर देखिए। यहाँ पर 1/C1 होता या 1/C होता, 1/C, फिर यहाँ पर भी 1/C, इस तरीके से 1/C इस तरीके से जाता, n टाइम्स जाता। चलिए इसको हम लोग थोड़ा कम करते हैं, दो को लेकर चलते हैं। सपोज करिए केवल दो ही संधारित्र हैं जिनकी धारिता समान है, उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो वैसी स्थिति में क्या होता आप बताइए। तो वैसी स्थिति में यहाँ तक ही होता, यहाँ तक होता, राइट, 1/C प्लस 1/C। आप बताइए कि 1/C तुल्य इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C। तो 1/C और 1/C क्या होगा, 2/C, और 2/C क्या होगा, 1/C तुल्य के बराबर। तो C तुल्य किसके बराबर होगा, 2/C या C/2, C/2। यानी अगर दो केस ले रहे हैं, दो संधारित्र ले रहे हैं, तो हमारा आंसर आ रहा है C/2। तीन लेते तो क्या होता, 1/C 1/C 1/C, यानी 3/C, यानी C/3, सी तुल्य के लिए। तो इस तरीके से 3 के लिए आया C/3, 2 के लिए आया C/2, तो n के लिए क्या आएगा, C/n। तो इसलिए C/n हमारा, एक्चुअली में ये n/c होगा क्योंकि 1/C तुल्य है, तो ये क्या होगा, n/c होगा, राइट। लेकिन हमें जो रिजल्ट निकालना है वो C तुल्य निकालना है। तो C तुल्य हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा बताइए। तो C तुल्य आएगा C/n, ये हमारा रिजल्ट है। तो आपको तीन रिजल्ट यहाँ बताए गए, एक तो ये, दूसरा ये और तीसरा ये। यानी अगर n हो, n संधारित्र हो, सबकी धारिता अलग अलग हो, तो 1/C तुल्य इज इक्वल टू 1/C1 1/C2, इस तरीके से। अगर सभी की धारिता सेम हो और नंबर ऑफ कैपेसिटर्स क्या हो, n हो, तो इस आधार पे वहाँ पे C तुल्य जो होगा वो क्या होगा, जो समतुल्य धारिता, समतुल्य संधारित्र की जो धारिता होगी, तुल्य धारिता होगी, उसकी वैल्यू होगी C/n। और 3 के केस में आपने यहाँ देख ही रखा, 2 के केस में याद रखिए गुणा बाई योग। अब इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल करवाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से और क्लियर होगा। अब देखिए, यदि श्रेणी क्रम संयोजन में कुछ ऐसा स्थिति हो, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सपोज करिए ये एक कैपेसिटर है और इसके इतने स्पेस में ये कितनी दूरी है, मोटाई इसकी T1, थिकनेस जो है वो T1 मान लेते हैं। इसमें एक पर्टिकुलर टाइप का परावैद्युत पदार्थ, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला गया है, जिसका परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट εr1 है। इसी प्रकार से ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इस पार्ट में एक दूसरे प्रकार का परावैद्युत पदार्थ अर्थात डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला गया है, जिसका परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट εr2 है, और इसकी जो थिकनेस है वो T2 मान लेते हैं। नेक्स्ट कुछ ऐसा तीसरे टाइप का हमने परावैद्युत पदार्थ माना है, और इसका परावैद्युतांक εr3 सपोज करते हैं हम लोग, और इसकी थिकनेस सपोज करते हैं कितनी है, T3 है। तो ये एक कैपेसिटर है जिसके अंदर, जिसके प्लेटों के मध्य का जो स्पेस है उसे फिल किया गया है 3 अलग अलग तरह के परावैद्युत पदार्थ के द्वारा। इसे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं 3 अलग अलग कैपेसिटर के रूप में। यानी है तो ये एक कैपेसिटर, लेकिन हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं 3 अलग अलग कैपेसिटर के रूप में। देखिए, एक कैपेसिटर ये होगा, दूसरा कैपेसिटर इसके श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा और वो कुछ इस प्रकार से होगा, और तीसरा इसके श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा और ये इस प्रकार से होगा। यानी ये जो तीनों कैपेसिटर, जैसे इस पूरे का कैपेसिटेंस मैंने मान लिया C है, ठीक है। तो इस C को हम लोग एक्चुअली समतुल्य मान सकते हैं, किसके, तो कैपेसिटर, इसको हम लोग एक अपना अलग कैपेसिटर मान लेते हैं, इस वाले को एक अलग कैपेसिटर मान लेते हैं, और इस वाले को एक अलग कैपेसिटर मान लेते हैं। यानी 3 अलग अलग कैपेसिटर के रूप में इसको मान सकते हैं हम। और वो तीनों कैपेसिटर जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होंगे इस प्रकार से, C1 C2 और C3 इनके क्या है, कैपेसिटेंस की वैल्यूज़ हैं। अब आप बताइए ये C1 की वैल्यू क्या होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वाला इस प्रकार का मटेरियल इसमें फिल किया गया है,
इप्सिलॉन R1 इसकी क्या है, परावैद्युतांक है, और इसकी थिकनेस, ये जो थिकनेस है यानी ये जो दो प्लेटों के बीच की दूरी जो होगी वो T1 माना गया है। तो बताइए C1 क्या होगा। तो आपको बता रखा है मैंने पहले की क्लासेस में कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये एक प्रकार का, और उसके बीच में फुल्ली कंप्लीटली फिल किया गया है एक प्रकार का परावैद्युत पदार्थ, जिसका परावैद्युतांक क्या है, इप्सिलॉन R1 है। तो इसकी वैल्यू मैंने बताई थी, ए इप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई जो थिकनेस होती है, जो इसकी दूरी होती है दो प्लेटों के बीच की, तो वो हो जाएगा T1। और बाई ट्रिक की मदद से मैंने बताया था कि अगर एयर होता तब तो इतना ही रहने देते, क्योंकि बाई 1 होता परावैद्युतांक, लेकिन एयर या फिर वैक्यूम नहीं है, हवा या निर्वात नहीं है, इसमें परावैद्युत पदार्थ भरा गया है इप्सिलॉन R1 परावैद्युतांक वाला, इसलिए इसमें डिवाइड होगा इप्सिलॉन R1 से, जो कि ऊपर चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे इप्सिलॉन R1। इसी प्रकार से C2 में आप देख सकते हैं इस प्रकार का मटेरियल फिल किया गया है। आप देखें यहाँ सीधी इस तरह की लाइनें ड्रॉ की गई हैं। तो ये इप्सिलॉन R2 वाला है, और इसकी थिकनेस आपको पता है कितनी है, T2 है। तो C2 की वैल्यू हो जाएगी ए इप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई T2 और डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन R2, जो कि ऊपर चला जाएगा इप्सिलॉन R2। इसी प्रकार से यहाँ पे सर्कल्स से हमने इसको दर्शाया था। तो ये जो परावैद्युत पदार्थ इसमें भरा हुआ दिख रहा है वो इप्सिलॉन R3 परावैद्युतांक वाला है, और थिकनेस इसकी जो है वो कितनी है, थिकनेस इसकी है T3। तो C3 की वैल्यू जाएगी ए इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन R3 डिवाइडेड बाई T3। चलिए, अगर ये श्रेणी क्रम में है, यदि ये श्रेणी क्रम में है, और है यदि क्या है, ये तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल है। पहले का सेकंड प्लेट जो है वो दूसरे के पहले प्लेट से जुड़ा है, दूसरे का दूसरा प्लेट तीसरे के पहले प्लेट से जुड़ा है। तो इस प्रकार के संयोजन को ही अपन क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो ये दिख रहा है आपको। तो श्रेणी क्रम संयोजन में अभी अभी आपको फॉर्मूला दिया गया था कि यदि 3 संधारित्र जुड़े हों श्रेणी क्रम संयोजन में तो C तुल्य कुछ इस प्रकार से हो जाता है। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। इसके लिए C तुल्य 1/C तुल्य जो होगा वो होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो देखिए बच्चों, ये क्या हो जाएगा, 1/C1 है, तो 1/C1, C1 की वैल्यू ये रही, तो 1/C1 की वैल्यू इसकी जस्ट रिवर्स हो जाएगी, यानी T1 डिवाइडेड बाई ए इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन R1। इसी प्रकार से C2 की वैल्यू ये रही आपके सामने, तो 1/C2 की वैल्यू इसकी रिवर्स हो जाएगी, यानी T2 ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा ए इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन R1। और इसी तरह से T3 डिवाइडेड बाई ए इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन R1। तो आप देख रहे हैं कि ए इप्सिलॉन नॉट ए इप्सिलॉन नॉट ए इप्सिलॉन नॉट 1/, में है ये, तो ये कॉमन है, तो इसे हम लोग कॉमन में ले लेते हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा, राइट। और यहाँ क्या बच जाएगा, T1 बाई इप्सिलॉन R1, T2 बाई इप्सिलॉन R2, T3 बाई इप्सिलॉन R, ये 3 है, और यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 आएगा ना, 2 है, तो इप्सिलॉन R3, राइट। इस तरीके से हो जाएगा। अब बच्चों, ये तो वैल्यू जो आई है वो है 1/C तुल्य की, तो C तुल्य की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ C तुल्य। तो 1/C तुल्य की वैल्यू आई है 1/A इप्सिलॉन नॉट, और ये ठीक है, यानी ये जो फैक्टर दिख रहा है आपको ये ब्रैकेट में, ये अपर फैक्टर है, अपर यानी इस बटा के ऊपर है ये, और ये जो फैक्टर है वो नीचे है। तो ये वैल्यू है 1/C तुल्य की, तो C तुल्य की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली जो वैल्यू है ये ऊपर चली जाएगी और ये वाला पूरा फैक्टर नीचे चला आएगा, यानी C तुल्य की वैल्यू कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। देखिए ए इप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, T1 बाई इप्सिलॉन R1 और T2 डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन R2 और T3 डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन R3। तो ये हमारा आ गया फाइनल फार्मूला कैपेसिटेंस के लिए, यानी इनके समतुल्य के, ये 3 इस तरह से कैपेसिटेंस होंगे, तो इनका जो फाइनल समतुल्य जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो ये आएगा।
अब अगर आपको इसको अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि दरअसल ये तो वही फॉर्मूला है जो हमने इसके लिए पढ़ रखा है, इस केस के लिए पढ़ रखा है। याद होगा, अगर हम इसे सिंगल कैपेसिटर मानते हैं और उस स्थिति में इसका अगर हम लोग कैपेसिटेंस लिखने बैठते हैं तो बताइए क्या होगा। मैंने आपको ट्रिक बताया था, ए एप्सिलॉन नॉट तो लिखते ही लिखते हैं, एक कैपेसिटर मानिए इसको, है ना। रियलिटी में तो ये एक कैपेसिटर ही है और इसके अंदर हवा तो बचा ही नहीं, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि पूरे यहाँ से यहाँ तक जो इसका टोटल स्पेस है उसमें परावैद्युत पदार्थ भरा गया है, यानी इसमें हवा या निर्वात के लिए थोड़ी सी भी जगह बची नहीं है। जो भी जगह है वो परावैद्युत पदार्थ द्वारा फिल किया जा चुका है। लेकिन एक प्रकार के परावैद्युत पदार्थ नहीं है, अलग अलग टाइप्स के हैं। तो इसके लिए ट्रिक बताया गया था आपको कि T1 जो है थिकनेस, वह जो है वो कौन सा वाला है, तो इप्सिलॉन R1 वाला है। तो यानी यहाँ पे आएगा T1 डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन R1। आप इसको छोड़िए, ये जो मैंने अभी बताया इसको आप भूल जाइए। आप पहले पिछले लेक्चर में जो मैंने लास्ट में जो ट्रिक बताया था उस ट्रिक की मदद से इसको बनाने का कोशिश कीजिए। यही हमारा लास्ट टॉपिक था और हम हालांकि वहाँ पे हमने n प्रकार के लिए बताया था। तो ये हो जाएगा T2 और क्या हो जाएगा इप्सिलॉन R2, और ये हो जाएगा T3 और इप्सिलॉन R3। तो अभी जो डिस्कशन किया गया उस डिस्कशन से मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ वो समझिए। इस डिस्कशन से यानी हमने इसको डायरेक्ट लिखा और इतना लॉन्ग करके लिखा तो यही रिजल्ट आया जो कि हमने डायरेक्ट लिखा। तो इस डिस्कशन का निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन आप सुनिए मेरी बात को, मैं एक लाइन बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुने आप। कंक्लूजन ये है कि इस एक कैपेसिटर को हम 3 अलग अलग कैपेसिटर के रूप में मान सकते हैं और वो तीनों किस क्रम में संयोजित होंगे, तो वो होंगे श्रेणी क्रम में संयोजित होंगे, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो इसके रिजल्ट के इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, इट कैन बी ट्रीटेड एज 3, द वन कैपेसिटर कैन बी ट्रीटेड एज 3 कैपेसिटर्स ज्वाइंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइंड ऐसा हम मान सकते हैं। तो इस डिस्कशन का तो यही निष्कर्ष है। अब हम लोग बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए, अब हम बात करेंगे समांतर क्रम संयोजन की, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन की, और उसके लिए हम लोग समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करेंगे अपने इस डिस्कशन में। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में डिफरेंस क्या है। देखिए, श्रेणी क्रम में जैसे सपोज करिए ये 1 2 3 C1 C2 और C3 अलग अलग कैपेसिटेंस के ये 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो ये श्रेणी क्रम में इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इनका संयोजन कुछ इस प्रकार का होता है कि पहले संधारित्र का नेगेटिव प्लेट दूसरे संधारित्र के पॉजिटिव प्लेट से, उसी तरह से दूसरे संधारित्र का नेगेटिव प्लेट तीसरे संधारित्र के पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा होता है, एंड सो ऑन। तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम कहलाता है। लेकिन अब जो बात कर रहे हैं समांतर क्रम, उसमें क्या होता है कि ये सपोज करिए C1 है, C1 कैपेसिटेंस वाला एक संधारित्र है, C2 संधारित्र, C2 धारिता वाला ये दूसरा संधारित्र है, और ये C3 धारिता वाला तीसरा संधारित्र है। तो बच्चों, इसमें ये पॉजिटिव प्लेट हुआ और ये नेगेटिव, इसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसमें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इसमें क्या था कि पहला पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से जुड़ता था और दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से जुड़ता था, इस तरीके से इसमें होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सारे के सारे पॉजिटिव एक पर्टिकुलर पॉइंट से जुड़े होते हैं, और उसी तरीके से सारे के सारे जो नेगेटिव हैं, जैसे सारे के सारे पॉजिटिव एक पर्टिकुलर पॉइंट से जुड़े होते हैं, उसी प्रकार से सारे के सारे नेगेटिव एक अन्य पर्टिकुलर पॉइंट से जुड़े होते हैं। और ये जो पॉइंट्स हैं ये जुड़ा होता है बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल से। इस प्रकार से ये पॉजिटिव पोटेंशियल और ये नेगेटिव, इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है, V मान लेते हैं बच्चों। तो इसका अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस इसका हम लोग 0 लेते हैं, तो इसका जो EMF होगा यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं विद्युत वाहक बल,
जो इसकी कुल कैपेसिटी होती है वही इक्वल होगी किसके बराबर, इसके टर्मिनल्स के विभवांतर के। तो ये सब क्या कहलाएंगे, समांतर क्रम में संयोजित कहलाएंगे यदि इस प्रकार का संयोजन हुआ तो। और इसका अगर पोटेंशियल V है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, इसका भी V होगा और इसका भी V होगा। चार्जेस जो हैं वो अलग अलग होंगे। रीज़न क्या है कि जैसे सपोज करिए यहाँ से करंट I फ्लो कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कि जंक्शन है, एक संधि बिंदु है, तो यहाँ पे आकर करंट डिवाइड होगा, कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, वो डिपेंड करेगा इसकी कैपेसिटेंस पर, और उसके हिसाब से फिर चार्जेज स्टोर होंगे। यानी यहाँ पर कुछ अलग चार्जेस स्टोर होंगे। लेट्स सपोज दिस इज Q1, इसमें सपोज करते हैं चार्ज Q2 स्टोर होगा और इसमें चार्ज Q3 स्टोर होगा। इस तरीके से हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो आपने देखा कि पैरेलल में क्या हो रहा है, पैरेलल में यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे इसको। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स चार्जेज आर डिफरेंट। चार्जेज जो होते हैं क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया था सीरीज में चार्ज सेम बट वोल्टेज जो है यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट है, लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट है। देखिए चार्ज जो है इसमें क्या है, डिफरेंट है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है, सेम है। याद रखिएगा इस फैक्ट को। तो बच्चों यही डिफरेंस है श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से कनेक्शन होता है, पॉजिटिव का नेगेटिव से, नेगेटिव का पॉजिटिव से, इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सारे पॉजिटिव एक पर्टिकुलर पॉइंट से जुड़े होते हैं और सारे नेगेटिव एक अन्य पर्टिकुलर पॉइंट से जुड़े होते हैं, और वो फिर बैटरी से जुड़े होते हैं। वो सिस्टम जो है वो बैटरी से जुड़ा होता है एक्सटर्नली। तो आपको समांतर क्रम संयोजन समझ में आया, स्ट्रक्चर समझ में आया। अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। समांतर क्रम संयोजन में जो डेरिवेशन वाला हिस्सा है उसे हम लोग अब करने जा रहे हैं। तो देखिए इसको थोड़ा सा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंसेस जो हैं वो क्या हैं, सेम हैं, और चार्जेस जो क्या हैं वो अलग अलग हैं। सपोज करिए यहाँ से करंट I फ्लो करके इस पॉइंट तक पहुँचता है, तो इसमें करंट I1 जाएगा, इसमें I2 और इसमें I3। उसके हिसाब से यहाँ पे चार्ज स्टोर होगा Q1, Q2 और Q3। यानी अगर यहाँ से I करंट फ्लो कर रहा है तो वो I1, I2, I3 के बराबर होगा, योग के बराबर होगा। अर्थात यदि हम यहाँ से आ रही चार्ज को टोटल Q मान लेते हैं तो वो Q1, Q2, Q3 के योग के बराबर होगा। कुछ इस प्रकार से Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इस तरीके से होगा। आपको पता है Q इज इक्वल टू होता है C इंटू V। तो C Q1 की बात करते हैं, Q1 की बात अगर करते हैं हम लोग तो हो जाएगा C1 इंटू V। V1 नहीं होगा क्योंकि आपने देखा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप जो होते हैं वो सेम होते हैं, तो 1 2 3 लेने की ज़रूरत नहीं है V में। इसी तरीके से ये तो खैर Q1 हो गया, और Q2 की बात करते हैं तो Q2 हो जाएगा C2 इंटू V, और Q3 की बात करते हैं तो हो जाएगा वो C3 इंटू V। बच्चों संयोजन मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले कि जो काम ये तीन लोग मिलके कर रहे हैं, यानी जो परफॉर्मेंस इन तीनों का मिलाकर है। अब परफॉर्मेंस से क्या मतलब है, परफॉर्मेंस कहने का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस कहने का मतलब ये है कि जैसे ये और ये और ये तीन जो कैपेसिटर हैं जो टोटल चार्जेस स्टोर कर रहे हैं और जिसके कारण जो करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, वही कार्य एक अकेला कैपेसिटर जो है वो करने लग जाए तो उस कैपेसिटर को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहेंगे, और उसकी जो धारिता होगी वो क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहलाएगी। तो उसको हम लोगों ने मान लिया। वो इक्विवेलेंट सर्किट कैसा है, तो वो इक्विवेलेंट सर्किट आप ऐसा ही एज्यूम कर ले जो यहाँ पे बनाया था मैंने। देखिए सपोज करिए कि यही वो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C तुल्य, इस पे चार्ज कितना स्टोर हो रहा है, Q, और इसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, V, जो कि बैटरी से इस तरह से कनेक्टेड है।
तो इसके लिए अगर आप Q लिखेंगे तो वो क्या होगा, इस सर्किट के लिए अगर Q लिखते हैं तो वो ऐसा होगा, देखिए वो होगा Q इज इक्वल टू C तुल्य इंटू V, क्योंकि Q इज इक्वल टू सी वी फॉर्मूला होता है। तो 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, तो तुल्य के लिए जो हमने टोटल चार्जेस के लिए माना है Q, उसके लिए क्या हो जाएगा, तुल्य C तुल्य। तो ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट सर्किट के लिए हमने ये फॉर्मूला लिखा। अब इस इक्वेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और अपने डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे। देखिए Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q की वैल्यू आई थी अभी अभी C तुल्य इंटू V, यहाँ देखिए ध्यान से, ठीक है। Q1 की वैल्यू C1 इंटू वी, Q2 की वैल्यू C2 इंटू वी एंड Q3 की वैल्यू सिमिलरली क्या हो जाएगा, C3 इंटू वी। वी कॉमन ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा C तुल्य मल्टीप्लाइड विथ V एंड यहाँ पे हमने V कॉमन लिया तो आ गया C1 C2 और C3 का समेशन। V से V कैंसल आउट हो गया, दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस तरह से हमें C तुल्य सिंपल सा निकल कर आ गया C1 C2 और C3 का समेशन यानी योग। यही हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या है, समतुल्य धारिता का सूत्र है। आपने एक फैक्ट को नोटिस किया होगा कि हमने 10th क्लास में शायद आपने पढ़ा होगा, रजिस्टर के कॉम्बिनेशन पढ़ते थे हम। तो जैसे सपोज करिए ये 3 रजिस्टर हम ले रहे हैं, रजिस्टेंसेस जिन्हें प्रतिरोध कहते हैं हिंदी में। तो इसका प्रतिरोध R1 है, इसका R2 है और इसका R3 है। तो सीरीज में क्या आंसर होता था, R इक्विवेलेंट के लिए यानी R समतुल्य या तुल्य जो प्रतिरोध होता था वो क्या होता था सीरीज में, R1 प्लस R2 और R3 का योग। और पैरेलल में क्या होता था, समांतर में 1/R तुल्य, जिसे R इक्विवेलेंट भी कह सकते हो आप, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। देखिए रजिस्टेंसेज में जो आंसर, जिस प्रकार से आंसर सीरीज में आता था उस प्रकार का आंसर कैपेसिटर्स में, कैपेसिटेंसेस जो होते हैं उनमें जो आंसर रेजिस्टेंस में सीरीज में आता था वैसा आंसर यहाँ पर पैरेलल में आता है। ये पैरेलल के लिए हमने निकाला है। तो देखिए इसमें योग होता था श्रेणी क्रम में, लेकिन यहाँ योग होता है समांतर क्रम में। जबकि बात करें जो आंसर पैरेलल में आता था रेजिस्टेंसेस के लिए, वही आंसर हमारा श्रेणी क्रम में ऑलरेडी आ चुका, हमने देखा है। यहाँ पर हमने देखा था, देखिए 1/C तुल्य इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो आप याद रख सकते हैं, एक नॉर्मल सा एक फैक्ट याद रख सकते हैं कि रेजिस्टेंसेस का ऑपोजिट होता है। सिंपल आप याद रखिए, रेजिस्टेंसेस में जैसा होता है ये तो आपको याद होगा बचपन से, तो अब आप याद रख सकते हैं सिंपल कि उसका ऑपोजिट होता है। अब जैसे इसमें भी हम लोग आगे केस ले सकते हैं, मान लीजिए टोटल n संधारित्र हैं इसमें, तो फिर क्या होगा C तुल्य, सिंपल C1 C2 C3 और डॉट 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 क्या Cn, इस तरीके से जुड़ जाएगा। अगर सभी संधारित्रों की वैल्यूज़ क्या होंगी, समान होंगी, सभी समान संधारित्र, समान धारिता वाले संधारित्र होंगे, तो फिर ऐसी स्थिति में C तुल्य क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर 2 होते तो हम क्या लेते, C और C यानी C प्लस C दैट इज़ 2C, 3 होते तो C 3C, 4 होते तो C 4C। तो इस तरीके से n है तो क्या हो जाएगा n इंटू C यानी NC। आपने एक फैक्ट और नोटिस किया होगा, पैरेलल में तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि सीरीज में हमने देखा था ये डिवाइड हो रहा था, C/N आ रहा था। इससे एक कंक्लूजन ये भी निकल कर आ रहा है कि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में
कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है नंबर ऑफ कैपेसिटर से। जबकि सीरीज में क्या होता है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा घट जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ कैपेसिटर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। किस केस में, सीरीज के केस में। तो ये भी एक फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। जस्ट इसका ऑपोजिट फैक्ट होता है इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ तो ऑपोजिट होता ही है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए धारिता के डेरिवेशंस को। बच्चों सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बच गया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड स्पेशल फैक्ट नोट, ये बचा हुआ है अपना सिर्फ। देखिए, सपोज करिए ये कैपेसिटर है और इसके पैरेलल में ये एक दूसरा कैपेसिटर है और इसके पैरेलल में ये एक तीसरा कैपेसिटर। इसमें कुछ पदार्थ भरा गया है किसी प्रकार का, परावैद्युत पदार्थ, एप्सिलॉन r1 इसका परावैद्युतांक है, और ये जो दूरी है ये t1 इसकी मोटाई मान लेते हैं, थिकनेस, c1 इसकी कैपेसिटेंस है, c2 इसकी है और c3 इसकी है। इसमें कुछ अलग प्रकार का भरा गया है, डॉट डॉट से मैं दर्शा रहा हूँ इसको। इसमें जो परावैद्युत पदार्थ भरा गया है उसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन r2 मान लेते हैं, और इसमें कुछ अलग ही प्रकार का परावैद्युत पदार्थ भरा गया है थर्ड वाले में। आप देख रहे हैं तीनों अलग अलग हैं। तो इसमें जो भरा गया है वो है एप्सिलॉन r3, इसकी मोटाई t2 है और इसकी मोटाई t3 है। इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है, यानी तीनों के जो पॉजिटिव प्लेट हैं ये वाले पॉजिटिव हैं और ये वाले नेगेटिव हैं। इस पर चार्ज मान लेते हैं Q1, इस पर चार्ज मान लेते हैं Q2, इस पर चार्ज मान लेते हैं Q3। तो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव। तो सारे पॉजिटिव एक पर्टिकुलर पॉइंट से और सारे नेगेटिव जो हैं वो एक अन्य पर्टिकुलर पॉइंट से इस तरीके से जुड़े हुए हैं, और ये जो है एक्सटर्नली जुड़ा हुआ है बैटरी से। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये, नेगेटिव ये, तो पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इसका भी V होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी V होगा और इसका भी V होगा। चलिए, इसका जो इक्विवेलेंट जो हम निकालेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू वो क्या होगी, देखिए C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये C इक्विवेलेंट होगी, C तुल्य। C1 की वैल्यू क्या होगी आप बताइए। C1 की वैल्यू होगी A, इसका एरिया जो है प्लेट का वो A मान लेते, तो सबका एरिया A ही मान लेते। सपोज करिए जितने भी कैपेसिटेंस हैं, कैपेसिटर्स हैं, उनके एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है वो क्या है, प्लेटों का एरिया जो है वो A है। तो A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई क्या होगा T1 और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन R1 इसके लिए, तो वो ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन R1। इसी तरीके से C2 क्या हो जाएगा, आप समझ रहे हैं, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 डिवाइडेड बाई T2। C3 क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 डिवाइडेड बाई T3। तो सिंपल इनको यहाँ पे लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, सब में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एप्सिलॉन R1 डिवाइडेड बाई T1 प्लस एप्सिलॉन R2 डिवाइडेड बाई T2 और एप्सिलॉन R3 डिवाइडेड बाई T3। तो ये अपना इस तरीके से अपना C तुल्य का फॉर्मूला आ गया। तो यही था स्पेशल नोट। तो ये इसलिए बताया मैंने, एक्स्ट्रा है ये जो टॉपिक पढ़ाया मैंने अभी भी, ये इसलिए बताया क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। एरिया दे देगा आपको और इस तरीके से थिकनेस दे सकता है और परावैद्युतांक में 2 दे के तीसरा पूछ सकता है अगर C तुल्य की वैल्यू दी गई होगी, या फिर ये सारे फैक्टर्स दे के आपसे C तुल्य पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप तब बना पाएंगे जब आपको इसका पहले तो C1 C2 C3 कैसे निकालते हैं उसके फॉर्मूले पता होंगे, फिर आपको एडिशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों हमने जो भी, और ये जो दिख रहा है आपको ट्रिक्स फॉर कैपेसिटेंस, तो ये ट्रिक क्या है, ये ट्रिक यही है जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो अगर 2 होते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, C इक्विवेलेंट होता है C1 C2 बाई C1 प्लस C2। तो मैंने ट्रिक क्या बताया था, गुणा बटा योग, यही इसी ट्रिक की बात कर रहा हूँ मैं। अब कहिएगा कि ये ट्रिक है क्या, बिल्कुल ये ट्रिक है, बहुत
काम आता है ये ट्रिक। अब मैं आपको एक क्वेश्चन, नॉर्मल सा क्वेश्चन देता हूँ। जैसे सपोज करिए 30 और 15, ये तीन अलग अलग 30 माइक्रोफैराड, 30 माइक्रोफैराड और 30 माइक्रोफैराड के तीन कैपेसिटर हैं और उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। हमसे पूछ रहा है इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। तो एक तो तरीका है 1/c तुल्य इज इक्वल टू क्या 1/30 एंड 1/15। इस तरीके से इसको हल करिए। उसके बाद फिर एक तो तरीका ये वाला तरीका गुणा बटा योग से आप इसको बना सकते हैं। आप सोच रहे होगे कि सर आपने कहा ये गुणा बटा योग जो है वो 2 के लिए होता है, तो हम 3 के लिए कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इन दोनों का एक तुल्य निकालेंगे। तो इन 2 को हम 1 बना लेंगे और उस 1 को इसके साथ, अब देखिए 2 हो जाएगा, तो उसके लिए फिर से ये लगा लेंगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे 30 और 30, 30 और 30 क्या हो जाएगा 15। कैसे निकाला मैंने, देखिए 30 × 30 और 30 + 30 क्या हो जाएगा 30 × 30 और नीचे हो जाएगा 60, कट गया 2 और 2 से कट गया, ठीक है, तो 15 आ गया। तो 30 और 30 क्या हो गया 15 हो गया। अब ये 15 लाने का एक और तरीका है क्या, याद रखिए अगर सीरीज़ की बात हो, कैपेसिटेंस सीरीज़ में कनेक्टेड हो और सेम हो, जैसे C हो और C हो, तो आंसर क्या होगा C/2, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता रखा है n टाइम्स होते हैं तो क्या होता है C/n, तो यहाँ 2 टाइम्स है तो C/2। तो याद रखिएगा जैसे 200 और 200 क्या होगा 100 हो जाएगा, 50 क्या होगा 25 हो जाएगा, 10 और 10 क्या होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। और गुणा बटा योग से भी आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए 15 आ गया। अब फिर क्या हो गया 15 और 15, इन दोनों का तो आंसर 15 आया, और 15 और 15 तो 15 यानी 15 का हाफ यानी 7.5, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 7.5 माइक्रोफैरेड। इस तरीके से सपोज करिए है 1, 2 और 3, तो इसमें कैसे आंसर निकालेंगे। एक फैरेड का है, 2 फैरेड का है, 3 फैरेड का है और 4 फैरेड का है, तो कैसे आंसर निकलेगा। तो इसमें गुणा बटा योग लगा लीजिए। तो चलिए हम लगाते हैं। तो मैं 3 और 1 को लगा लेता हूँ, ठीक है। किसी भी 2 को सेट बना ले सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए फर्स्ट 2 को ही बना लेते हैं। तो 2 × 1 2 और 2 + 1 3 हो जाएगा। और फिर इसको इससे गुना करेंगे तो 2/3 × 3 तो कट जाएगा, यानी 2 और बटा इनका योग यानी 2/3 + 3, तो क्या आएगा ये 2 बटा और 3 3 9 9 2 11, तो 11 हो गया ना, 3 3 9 2 11 और 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 6, राइट 6/11। अब 6/11 को क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, ठीक है। तो और फिर 6/11 में क्या जोड़ेंगे 4, तो यहाँ गुणा बटा योग। देखिए हमने सबसे पहले इन दोनों को गुणा बटा योग किया, तो 2 × 1 2 और 2 + 1 3। फिर ये जो आंसर आया इसको हम लोग इसके साथ कर रहे हैं तो गुणा बटा योग। फिर ये जो आंसर आया उसको इसके साथ करेंगे। तो इस तरीके से आंसर डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल दे रहे हैं, ले लीजिए सपोज करिए 200 है, 300 है और 400 है। इस तरीके से हमने ले लिया। तो इसका माइक्रोफैराड में ले लीजिए आप। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा अगर ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम 200 और 400 को निकाल लेते हैं। तो क्या होगा 4 दूना 8 और 4 और 2 6, तो ऊपर में तो ये हो जाएगा, गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और 00 00 और नीचे हो जाएगा 4 और 2 600, ये 00 से 00 कट जाएगा, यानी 800 / 6। अब इसको इसके साथ करेंगे तो क्या होगा 300 / 800 / 6 + 300। इसको हल करना आसान है, ये क्या हो जाएगा 5 बार में कट जाएगा 50 बार में, तो 8 5 40, तो 4000 / इसको कर सकते हैं 6 3 18 18 और 8 26, तो यानी 2600। 00 से 00 हटा दिए, 6 ऊपर चला जाएगा 6 चौकी 24, ठीक है ना, 6 चौकी 24, 240/26 यानी 120/13 माइक्रोफैराड आंसर आ गया। देखिए कितना फास्ट आ रहा है। तो गुणा बटा योग का ये फ़ायदा है, यही इसी ट्रिक की बात कर रहा था मैं। बेसिकली जो मैंने आपको ट्रिक दिया है वो यही ट्रिक दिया है, गुणा बटा योग। चलिए एक और ट्रिक देता हूँ मैं आपको, ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। जैसे सपोज करें अगर 2 है और 4 है, यहाँ पे आप देखिए सेम नहीं है। सेम होता है तो मैंने कहा आधा कर लीजिएगा। अगर डबल वाला है, ध्यान से सुनेंगे मैं क्या कह रहा हूँ, डबल वाला है जैसे 2 और 4, 4 जो है 2 का डबल है, तो आंसर होगा 4/3। सीधा बड़े वाले में 3 से डिवाइड करें। जैसे 20 और 40 होता तो आंसर होता 40/3। जैसे 10 और 20 होता तो आंसर होता 20/3, क्योंकि डबल का केस है। जैसे 6 और 12 होता तो आंसर होता 4, कैसे 12/3, जो कि होता है 4। समझ में आ रहा होगा आपको। फिर से एक देखते हैं हम लोग, जैसे ले रहे हैं 9 और 18, तो आंसर होगा 6, कैसे 9 दूना 18, डबल वाला केस है।
तो डबल वाले केस में क्या होगा, अगर सीरीज में कनेक्टेड है, जैसे सीरीज में 2 कैपेसिटर कनेक्टेड है, एक की वैल्यू 9 माइक्रोफेराड है, दूसरे की वैल्यू 18 माइक्रोफेराड है, इन डबल का केस है। तो डबल का केस होता है तो मैंने आपको बताया बड़े वाले में 3 से डिवाइड कर दीजिए, वही आंसर होगा। तो 18 में 3 से डिवाइड करिए। तरीके से हमने जो भी हमारे ये 9 टॉपिक्स थे उसको हमने आज कंप्लीट कर लिया। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब सिर्फ एक लेक्चर होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 4 के लिए, जिसमें सिर्फ 2 टॉपिक बचे हुए हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली आप ये समझे 35 मिनट से 40 मिनट्स की क्लास के अंदर में वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, धन्यवाद।